अभी 11 में रिजेक्ट ही कर दिया, मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमारे प्लेंट का, तो उसके क्या ग्राउंड हो सकते हैं। तो इसमें 5 से 6 बातें दे रखी है कि अगर ऐसे 6 पॉइंट है, 6 ऐसी टर्म्स है, वो अगर हमारे प्लेंट में आ रही है तो हमारा जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए 6 बातें क्या दे रखी है कि डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है वो ही हमने डिस्क्लोज नहीं किया, हमारा जो मैटर है, हमारा जो मुद्दा है, विवाद का जो विषय है वो ही हमने प्लेंट में नहीं डाला। तो कोर्ट फिर क्या ही डिसाइड करेगा, क्योंकि जब इशू सेटल होते हैं तो डिसाइड क्या किया जाता है, विवाद्य तथ्य जो होते हैं, इशू जो होते हैं, उनको ही डिसाइड किया जाता है। तो अभी हमने क्या किया कि प्लेंट फाइल किया और उसमें जो विवाद का विषय है वो डाला ही नहीं, तो वो डाला ही नहीं तो फिर हमारा केस आगे कैसे चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन दूसरा क्या बोलता है कि वेयर द रिलीफ इज अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब क्या हम जो रिलीफ मांग रहे हैं वो बिल्कुल कम है, उसके जुरिडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। हम जो पैसे मांग रहे हैं, कहाँ हमें 10,000 20,000 मांगना चाहिए और कहाँ हम सिर्फ 100 रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि जब हमारा रिलीफ बहुत ही कम है, अंडर वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऑन बिंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा, उसको बोलेगा प्लेंटिफ को कि आपका जो वैल्यूएशन है उसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल टू डू सो, कि अगर कोर्ट ने हमारा जो मैटर है, हमारा जो रिलीफ है वो बहुत कम है, बहुत अंडर वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट हमें डायरेक्शन देगा कि आपका जो वैल्यूएशन है उसको इतना एक कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आप जो है आपका वैल्यूएशन जो है वो प्लेंट में करेक्ट कीजिए। और ऐसा वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं करता है, मतलब वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, फेल टू डू सो, ऐसा करने में वो फेल हो जाता है, तो हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अंडर वैल्यू, बिल्कुल कम पैसे की डिमांड हम कर रहे हैं, तो हमको बोला है कि सही वैल्यूएशन करो, आपके प्लेंट में वैल्यूएशन है जो वो सही डालो। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड बोलता है कि रिलीफ जो मांग रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं, वो तो प्रॉपर है कि हाँ मुझे 50,000 रुपये ए को बी से चाहिए, ये तो सही है। बट हमने क्या करा, हमने किया कि इस पर जो पेपर जो लगते हैं, स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, स्टाम्प फीस, स्टाम्प लगाते हैं हम, अफिक्स करते हैं प्लेंट पे, तो वो जो स्टाम्प है वो हमने प्रॉपर नहीं लगा है, वो सफिशिएंट नहीं लगा है। जैसे कहीं 50 के लगते हैं, कहीं 100 के लगते हैं, कहीं 500 के स्टाम्प लगते हैं। अभी वो स्टाम्प के साथ कोर्ट स्टाम्प क्या होती है, कोर्ट फीस होती है, वो कैसे डिसाइड होती है, हमारे सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से डिसाइड होती है। हमने अभी पढ़ा ऑर्डर 7 की रूल 1 में, ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड हो सके वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर से, और हमारी फीस डिसाइड हो सके। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमें क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ जो है, उसके लिए जो क्लेम कर रहे हैं वो वैल्यू तो सही है, उसमें तो आप सही पैसा मांग रहे हो, पर जो हमारा स्टाम्प है उसके जो पेपर है उसमें हमने इनसफिशियंट चीज़ें डाल रखी है। रिटर्न अपॉन पेपर इनसफिशियंटली स्टाम्प की जो स्टाम्प ड्यूटी है वो हमने इनसफिशियंट डाल रखी है, कोर्ट फीस हमने इनसफिशियंट डाल रखी है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टाम्प पेपर विद इन अ टाइम, कोर्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आप जो स्टाम्प पेपर है इनको भी प्रॉपर सफिशिएंट तरीके से लगाइए, और अगर ऐसा करने से भी वो फेल हो जाता है तो हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये हो गई 3 बातें। एक तो हो गई कि आपने कॉज ऑफ एक्शन ही बताया नहीं तो हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो गया। देन दूसरा हमारा था कि हमने अंडर वैल्यू रखा, हमारा जो मॉनेटरी वैल्यू है बहुत कम है, तो फिर हमें बोला गया कि आप मॉनेटरी वैल्यू ठीक कीजिए, तो वो भी हमने नहीं किया तो रिजेक्ट हो गया। थर्ड में बात हुई थी कि स्टाम्प पेपर जो है हमने इनसफिशियंट लगा दिए तो उसको ठीक करो, वो भी हमने नहीं किया तो हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो गया। फोर्थ बात करता है कि वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंटिव प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, कि हम ऐसा कोई वाद ला रहे हैं जो कि लॉ के थ्रू, विधि के थ्रू बार्ड है, मतलब विधि जो है या लॉ जो है उसको प्रवारित करता है, मतलब रोकता है कि ऐसा प्लेंट जो है वो फाइल नहीं किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि रेस जुडिकेटा देखा था हमने सेक्शन 11 में,
वो क्या बात करता है कि अगर आपका मैटर किसी कोर्ट में डील हो चुका है, उसका जजमेंट आ चुका है, तो फिर आप नया वाद नहीं ला सकते। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है रेस जुडिकेटा में कि नया वाद लाने से प्रवाहित कर रहे हैं, हम नया केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मैटर तो जो है सेम पार्टी सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम ट्रांजेक्शन में एक कोर्ट ने डील कर लिया है। अभी उसने उस पर उसका पूरा टाइम दिया, 4 साल 10 साल, हमारा जजमेंट आ गया, उसके बाद हम नया केस ला रहे हैं, तो ऐसी परमिशन हमको नहीं होती है। तो ऐसे जो प्लेंट जो है वो ऐसा है, जो वाद है वो ऐसा है जो जो लॉ है उसको बार्ड करता है, लॉ रोकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो वाला प्लेंट भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। देन फिफ्थ बात करता है कि इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, की जो प्लेंट है वो डुप्लीकेट में फाइल नहीं हो रहा है। मतलब हमने ऑर्डर 4 में देखा था कि हमको कॉपीज जो है वो डुप्लीकेट कॉपीज भी, मतलब फोटो कॉपीज जो होती है वो भी लगानी पड़ेगी। अगर वो नहीं लगाई है तो भी हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार अगर आप चाहो तो देख लो फट से, ऑर्डर 4 निकालो। ऑर्डर 4 यही बात कर रहा था। ये रहा ऑर्डर 4, बोलता है कि हर न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारियों को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। मतलब 2 प्रतियां होना जरूरी है। अभी आपने एक ही कॉपी लगाई प्लेंट की और डुप्लीकेट नहीं लगाई, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन 6th बात करता है वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, कि जो रूल 9 में प्रोविजन दे रखे हैं प्लेंटिफ उनको अप्लाई करने में, कंप्लाई करने में फेल होता है, ऐसी कंडीशन में भी हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रूल 9 क्या बात करता है, रूल 9 में वही दे रखा था कि हमने जो प्लेंट फाइल किया उसके बाद कोर्ट ने परमिशन दी कि आप इसकी कॉपीज दीजिए 7 दिन के अंदर, और 7 दिन के अंदर हमने कॉपी नहीं दी तो हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये अभी जस्ट हमने बात की थी ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे की थी, इसमें की थी, ये रहा रूल 9 कि अगर हमने 7 दिन के अंदर कॉपीज नहीं दी तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं रिजेक्शन के मेन इतने सारे पॉइंट, ये 6 पॉइंट होना जरूरी है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के। इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है कि ये 6 ही पॉइंट हो, इसके अलावा दूसरे पॉइंट भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। देन हम देखें ये इसका प्रोवाइडेड क्या दे रखा है कि डेट द टाइम, ये 6 जो पॉइंट दे रखे हैं ये अगर होते हैं तो हमारा प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पर ऐसे भी हर जगह हम देखते हैं अनलेस तो आ ही जाता है कि कोर्ट मना करता है पर एक्सेप्ट भी कर लेता है। पर वो एक्सेप्ट कब करता है, जब हमारे पास या तो प्रॉपर जो हमारा बहाना हम बना रहे हैं, जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं वो कैसे लॉफुल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, क्या हम ये पॉइंट को फॉलो क्यों नहीं कर पाए, इतनी टाइम ड्यूरेशन में हम कोई एप्लीकेशन फाइल क्यों नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट हमको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। प्रोवाइडेड यही देख रखा है कि डेट द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट, अगर टाइम ने कोई कोर्ट ने कोई टाइम फिक्स रखा है, टाइम फिक्स करके रखा है किस चीज़ के लिए, वैल्यूएशन की हमारी जो वैल्यूएशन है उसको करेक्ट करें, या जो स्टाम्प पेपर हमने गलत लगा के रखे हैं उसको ठीक करें, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, कौन, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये जो है एनी कॉज ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, कि उसके पास कुछ ऐसे कॉज थे, कारण थे जिस वजह से वो वैल्यूएशन करेक्ट नहीं कर पाया, या रिक्विजिट स्टाम्प पेपर जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है उसके टाइम को एक्सीड कर देंगे और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिर उसको उन सारी चीज़ों को सही करनी पड़ेगी। विद इन द टाइम फिक्स बाय द कोर्ट क्या करेगा, एक टाइम फिक्स करेगा जिसमें उन सारी चीज़ों को वो ठीक करेगा। यही बात दे रखी है हमारी रूल 11 में।